213 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लाइन लॉन्च किया, जिसने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, मिलिट्री बेसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशंस को टारगेट करते हुए दर्जनों अटैक किए। इसमें ईरान के टॉप मिलिट्री लीडर्स के साथ साथ ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के टॉप लीडर्स और ईरान के कई सिग्निफिकेंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने अपनी जान गंवाई। रिटेलिएशन में ईरान ने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए इजराइल की मिलिट्री साइट्स, इंटेलिजेंस साइट्स और रेसिडेंशियल एरियाज को टारगेट किया। इस ताज़ा संघर्ष ने दुनिया की चिंताओं को और बढ़ा दिया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज एक दूसरे के कट्टर दुश्मन ईरान और इजराइल के बीच किसी वक्त काफ़ी अच्छे फ्रेंडली रिलेशन हुआ करते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये फ्रेंडशिप हार्डकोर राइवलरी में कन्वर्ट हो गई? ये जानने के लिए हमें 75 ईयर्स पीछे जाना पड़ेगा। 1947 में ईरान उन 13 देशों में से एक था जिन्होंने ब्रिटिश मैंडेट के अंडर फिलिस्तीन के पार्टीशन प्लान के अगेंस्ट वोट किया था। 2 साल बाद ईरान ने यूनाइटेड नेशंस में इजराइल की एंट्री के खिलाफ भी वोट किया। फिर 1948 में ईरान की कैपिटल तेहरान में इजराइल की स्थापना के विरोध में 30,000 लोग इकट्ठे हुए। हालांकि 1948 में इजरायली स्टेट की स्थापना के बाद इजराइल और ईरान ने करीबी संबंध बनाए रखे। ईरान टर्की के बाद इजराइल को एक सोवरिन नेशन के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम मेजॉरिटी वाला देश था। 6 डेज वॉर के बाद ईरान ने यूनाइटेड इजराइल इरानियन इलाट एशकेलोन पाइपलाइन के जरिए इजराइल की ऑयल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया और इजरायली नेशनल एयरलाइन ने भी तेल अवीव और तेहरान के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेट की। यहाँ तक कि दोनों देशों ने मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री प्रोजेक्ट भी शुरू किया, जो कि एक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। इसका नाम था प्रोजेक्ट फ्लावर। 6 डेज वॉर, जिसे अरब इजराइल वॉर के नाम से भी जाना जाता है, ये वॉर इजराइल के खिलाफ अरब स्टेट्स के कोलिशन मेनली इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने शुरू किया था। लेकिन 1979 में ईरानी रेवोल्यूशन और पहलवी डायनेस्टी के फॉल के बाद ये सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो गई। सत्ता में हुए इस बदलाव के बाद ईरान ने इजराइल विरोधी रुख अपनाना शुरू कर दिया। ईरान ने इजराइल के साथ सभी ऑफिशियल रिलेशंस खत्म कर दिए, यहाँ तक कि इजरायली पासपोर्ट एक्सेप्ट करना भी बंद कर दिया और ईरानी पासपोर्ट धारकों को ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन की यात्रा करने पर बैन लगा दिया। तेहरान में इजरायली एम्बेसी को भी बंद कर दिया गया। इसके अलावा ईरान ने फिलिस्तीनियों की मदद के लिए फंड्स जुटाना भी शुरू कर दिया। 1979 में ईरानी रेवोल्यूशन से पहले किए गए ट्रेड के चलते इजराइल के ऊपर ईरान का लगभग $1 बिलियन का कर्ज था। इसमें से कुछ कर्ज ट्रांस इजराइल ऑयल पाइपलाइन के ऑपरेशन और एसोसिएटेड पोर्ट फैसिलिटीज के चलते जनरेट हुआ था, जो कि इजरायली कंपनीज और नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी का एक जॉइंट वेंचर था। लेकिन इजराइल ने एक मीटिंग में इस कर्ज का भुगतान करने से मना कर दिया। 1980s के बाद ईरान ने अपने पैसे के भुगतान के लिए यूरोपियन कोर्ट्स में मुकदमे करना शुरू किया और कई मामले जीते भी। ईरान के खिलाफ इंटरनेशनल सैंक्शंस के चलते ये इश्यू काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया और इसके बाद इजराइल ने भी ईरान को एक एनिमी स्टेट डिक्लेयर कर दिया। दोनों देशों के रिश्ते और खराब हुए जब ईरानी रेवोल्यूशन के मेन लीडर अयातुल्ला खुमानी ने इजराइल को इस्लाम का दुश्मन और लिटिल सैटन डिक्लेयर किया। सैटन मतलब बाइबल के अनुसार कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान का विरोध करता है। इजराइल छोटा शैतान, तो फिर बड़ा शैतान कौन? बड़ा शैतान अमेरिका, ऐसा अयातुल्ला खुमानी का मानना था। ईयर 2000 में अयातुल्ला खुमानी ने इजराइल को कैंसरस ट्यूमर कहा, जिसे इस रीजन से हटा देना चाहिए। इस तरह के स्टेटमेंट्स ने दोनों देशों के रिलेशंस को बद से बदतर बना दिया। 1985 के बाद ईरान और इजराइल एक प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व हो गए, जिसने मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स पर बहुत गहरा असर डाला। यूएसएसआर के डिक्लाइन और गल्फ वॉर में इराक की हार के तुरंत बाद ये प्रॉक्सी वॉर एक खुली दुश्मनी में तब्दील हो गया। इस टेंशन को बढ़ाने वाले और भी कई फैक्टर्स हैं, जैसे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, हिजबुल्ला, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, हमास और हूती जैसे एंटी इजराइल इस्लामिस्ट ग्रुप को ईरान का समर्थन, 2006 के लेबनान वॉर के दौरान ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का इन्वॉल्वमेंट, 1992 में ब्यूनस आयर्स में इजरायली एम्बेसी पर बॉम्बिंग एटसेट्रा। 1997 में रिफॉर्मिस्ट ईरानी प्रेसिडेंट मोहम्मद खातमी के रूल के टाइम कुछ लोगों का मानना था कि इजराइल ईरान संबंधों में सुधार होगा। हालांकि खातमी ने भी इजराइल को इलीगल स्टेट और पैरासाइट कहा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि ईरान में ज्यूज सेफ रहेंगे और सभी रिलीजियस माइनॉरिटीज की सुरक्षा की जाएगी। लेकिन फिर 2005 में ईरानी पॉलिटिक्स के एक हार्डलाइनर लीडर महमूद अहमदीनेजाद के पावर में आने के बाद इजराइल के साथ रिलेशंस तेजी से तनावपूर्ण हो गए। 2010 में ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट करने वाले असैसिनेशंस की एक लहर शुरू हुई। इन असैसिनेशंस को इजराइल के फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस मोसाद का काम माना जाता है।
असैसिनेशंस का मेन एम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना था। जून 2010 में एक एडवांस कंप्यूटर वॉर्म स्टक्सनेट की खोज की गई। ये माना जाता है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करने के लिए यूएस और इजराइल ने इसे डेवलप किया था। 15 मार्च 2011 को इजराइल ने सीरिया से ईरानी हथियारों को गाजा में लाने वाले एक शिप को भी सीज किया। फिर लास्ट ईयर 2024 में गजा युद्ध से उपजे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ईरान इजराइल खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। ईरान की प्रेजेंट गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करती है। ये फिलिस्तीन को हिस्टोरिकल फिलिस्तीनी रीजन की एकमात्र वैलिड गवर्नमेंट के रूप में देखती है। दूसरी तरफ इजराइल ईरान को मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए खतरा मानता है। इम्पैक्ट्स ऑफ ईरान इजराइल वॉर। ईरान ओपेक के अंडर क्रूड ऑयल का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अगर ईरान इजराइल के बीच तनाव आगे बढ़ता है तो क्रूड ऑयल की कीमतें और सप्लाई गंभीर रूप से बाधित हो सकती है। ये इंडियन स्टॉक मार्केट्स को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि भारत क्रूड ऑयल का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर और इम्पोर्टर है, जो अपने क्रूड ऑयल की ज़रूरतों का लगभग 80% से ज़्यादा इम्पोर्ट करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के चलते भारत का यूरोप को एक्सपोर्ट भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है।